नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः हमारे जीएस विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक जैसे आप सामने देख पा रहे हो, आपदा डिजास्टर को लेकर के है। तो आपदा और इससे संबंधित जो मूलभूत बातें हैं और खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में भी हम इस पर आज फोकस करेंगे। तो इन सभी अवधारणाओं पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपदा के कितने प्रकार हैं। ठीक, आपदा को कितने प्रकार से उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा उत्तराखंड में आपदा का क्या क्या स्वरूप हो सकता है। उत्तराखंड में इसको हम अलग तरीके से यहाँ पर स्वरूप को बांटेंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन कानून कब लागू हुआ। ठीक, आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, ठीक, इसकी हम बात करेंगे। एनडीआरएफ के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा इस वीडियो का भाग होगा वो होगा उत्तराखंड के संदर्भ में एसडीआरएफ की भूमिका और उसकी संरचना। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा एक फ्लो चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हमने आपदा को, डिजास्टर को दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक, और यहां से पता चलता है कि आपदाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है आपकी प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और दूसरा हो सकता है जिनका संबंध, जिनका कारण क्या हो, मानवीय क्रियाकलाप हो, यानी कि ये आपदाएं मानव जनित आपदा के रूप में सामने आती हैं। उदाहरण पे अगर हम गौर करें तो जो नेचुरल डिजास्टर है, जो कि प्रकृति की देन हो सकती है, ठीक, और इस पर मानव का कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो इन आपदाओं में पहला है भूकंप, अर्थक्वेक। इसके अलावा ज्वालामुखी घटनाएं हैं, लैंडस्लाइडिंग यानी कि भूस्खलन, और हिमस्खलन भी एक प्रकार हो सकता है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र है वहां पर सुनामी का संबंध जो है सागरीय या महासागरीय भूकंप से है। इसके अलावा साइक्लोन भी कहीं ना कहीं तटीय क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। बाढ़ और सूखा ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो विश्व में लगभग हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ठीक, बादल फटने की घटनाएं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। ठीक, इसके अलावा ओलावृष्टि भी अपने आप में एक प्राकृतिक आपदा है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। बर्फीले तूफानों का संबंध है ठंडे प्रदेशों से, चाहे वो ध्रुवीय क्षेत्रों की हम बात करें या किसी भी पर्वतीय क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर बर्फीले तूफान भी अपने आप में एक प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण है। इन सबके साथ साथ अंत में जो दो एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, दावानल यानी कि वनाग्नि, जंगलों में आग लगना, और इसके अलावा महामारी का जो प्रकोप है, जैसे कि आजकल कोविड का चल रहा है, तो दावानल और वनाग्नि के साथ जो महामारी, ये दो ऐसी आपदाएं हैं जिनको हम प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मानव जनित आपदा के रूप में भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जो ये अंत की जो दो आपदाएं, हम बेसिकली इनको रखते तो प्राकृतिक आपदा के स्वरूप में है, वनाग्नि और महामारी, लेकिन इनको साथ अगर देखा जाए तो ये मानव जनित कारणों से भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, तो ये थे कुछ उदाहरण प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में। इसी प्रकार हम देखें मानव जनित आपदा, जिसका कारण कहीं ना कहीं क्या है, मानवीय क्रियाकलाप है, यानी कि जिसमें कहीं ना कहीं मानव की ही क्या है, भूमिका दृष्टिगोचर होती है। तो उसमें जैसे कि हम कह सकते हैं औद्योगिक दुर्घटना, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी की एक औद्योगिक दुर्घटना थी। ठीक, उसमें जो लापरवाही हुई वो अपने आप में एक मानव जनित आपदा के रूप में है। इसके अलावा जो नाभिकीय या जो परमाणु संयंत्र होते हैं, वहां से किसी प्रकार का जो रेडिएशन, ठीक, होने वाला जो रेडिएशन है वो काफी आसपास के क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको हम नाभिकीय दुर्घटना के रूप में लेते हैं। इसके अलावा चाहे वो छोटा प्रतिष्ठान हो चाहे वो बड़ा प्रतिष्ठान हो, एक आग की जो घटना है वो भी मानवीय आपदा के संदर्भ में है। बांध का टूटना, खदानों में आग लगना, जैसे कोयले की खदान या कोई अन्य खदान है जहां पर श्रमिक काम करते हैं, वहां पर आग का लगना भी मानव जनित आपदा के रूप में माना जाता है। सड़क, रेल, वायु दुर्घटना के साथ साथ किसी क्षेत्र में तेल का जो रिसाव है वो भी कहीं ना कहीं मानव जनित आपदा की ही उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो हमने शुरुआत की इस वीडियो लेक्चर की कि आपदा के जो दो प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव जनित आपदा, और इनके उदाहरणों को आप अवश्य ध्यान में रखिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि
भारत में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन कानून है, ठीक, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है, ये आपदा प्रबंधन कानून 2005 में लागू हुआ। ठीक, तो ध्यान रखिए, भारत में 2005 में ही ये आपदा प्रबंधन कानून को जो है लागू किया गया था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी आपदा प्रबंधन कानून की एक इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 2D। ठीक, तो धारा 2D इसलिए इंपॉर्टेंट है इस एक्ट की क्योंकि इसी आपदा प्रबंधन की धारा 2D में इस आपदा को परिभाषित किया गया है या इस आपदा की परिभाषा दी गई है। ठीक, तो ये धारा 2D क्या कहती है इस एक्ट की, ये आपदा को किस रूप में परिभाषित करता है। तो ये धारा ये कहती है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, चाहे वो प्राकृतिक कारणों से हो, चाहे वह मानव जनित कारणों से होने वाली अगर कोई भी दुर्घटना है, ठीक, फिर से सुनिए, आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 2D क्या कहती है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्राकृतिक कारणों से हो, चाहे वह मानव जनित कारणों से होने वाली जो भी दुर्घटना है और उस दुर्घटना का जो परिणाम है कि जान माल की हानि होना, संपत्ति को नुकसान पहुंचना, जीवन को हानि होना, और इसके अलावा अगर कोई पर्यावरणीय क्षति है, अगर इन दुर्घटनाओं से जीवन, संपत्ति और पर्यावरण की क्षति हो रही है, उनको कोई नुकसान हो रहा है, तो उसी को इस धारा के तहत जो है आपदा की परिभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है। और ये प्रभाव, इस दुर्घटना का जो प्रभाव इतना व्यापक होता है कि वहां पर जो स्थानीय जो समुदाय है वो स्वयं इससे लड़ने में सक्षम नहीं होता है, बल्कि उसके लिए हमें कुछ बाहरी सहायता देनी होती है। तो उसी को आपदा प्रबंधन कानून में आपदा के लिए परिभाषा दी गई है। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपदा प्रबंधन कानून 2005 और इसकी धारा 2D में आपदा यानी कि डिजास्टर को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी आपदा प्रबंधन कानून 2005 के ही तहत एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका भी गठन किया गया था। ठीक, और इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड यानी कि अध्यक्ष कौन होता है, तो आप ध्यान दीजिए, इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा पदेन प्रधानमंत्री होता है। तो जो पद पर जो प्रधानमंत्री आसीन है वही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक प्रकार से अध्यक्ष होता है। और इस अध्यक्ष के साथ साथ, प्रधानमंत्री के साथ साथ, इसमें लगभग 9 अन्य सदस्य भी क्या होते हैं, इस अथॉरिटी में शामिल होते हैं। ये NDMA की एक प्रकार से संरचना है। ठीक, और यही अथॉरिटी क्या करती है, इस अथॉरिटी का काम क्या है, इस अथॉरिटी का काम है कि देश के लिए जो ये आपदा प्रबंधन कानून है इसमें केवल केंद्र सरकार काम कर सकती है और केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो इस कानून के तहत और इस अथॉरिटी के माध्यम से आपदा से निपटने के लिए कोई देशव्यापी व्यापक रणनीति बनाए। इस लिहाज से ये आपदा प्रबंधन कानून और इसी कानून के तहत जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बिंदु हुआ। इसके अलावा हम बात करें तो इसी कानून के तहत जो 2005 का ये एक्ट है और 2006 में इसी कानून के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NDRF का भी गठन किया गया। एक प्रकार की फोर्स है जो आपदा के समय त्वरित और प्रभावशाली बचाव और राहत का कार्य करती है। तो इसी एक्ट के माध्यम से फिर 2006 में गठन किया गया था NDRF का, और इस NDRF का अर्थ है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो NDRF का जो गठन हुआ है वो 2006 को हुआ है और उसका जो कानून है वो है आपदा प्रबंधन कानून 2005। ठीक, इसके अलावा इसी साल की घटना है जो करंट अफेयर से लिंक है। 2 जनवरी 2020 की, और इस 2 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि
एनडीआरएफ की जो फोर्स है उसके लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए यानी कि प्रशिक्षण के लिए 2020 में जनवरी में नागपुर, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है विदर्भ का, वहां पर एक शहर है नागपुर, तो यहीं पर जो है नागपुर में एक और प्रावधान किया गया कि नागपुर में इसके लिए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो रिस्पांस फोर्स है इसके लिए एक बहुत बड़ी और अपने आप में एक पहली फर्स्ट जिसको हम कह सकते हैं एक प्रशिक्षण केंद्र यहां पर बनाया जाएगा और इसकी प्रारंभिक लागत जो है 400 करोड़ की गई है। ठीक, तो इसको भी आप करंट अफेयर्स के लिहाज से ध्यान रखिए कि भारत में एनडीआरएफ के लिए जो सबसे पहली जो प्रशिक्षण केंद्र बनने जा रहा है, जो बहुत अत्याधुनिक होगा, बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र होगा डिजास्टर को लेकर के लिए, इसके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर अब बनेगा वो बनेगा आपका नागपुर महाराष्ट्र में, जिसकी घोषणा जनवरी 2020 में हो चुकी है। ठीक, तो ये थी कुछ सामान्य जानकारी और अब हम देखेंगे इसमें उत्तराखंड में आपदा का क्या क्या स्वरूप हो सकता है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में आपदा को हम किस प्रकार से बांटते हैं। तो हम यहां पे इस फ्लो चार्ट में देखेंगे उत्तराखंड में आपदा का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर वर्गीकरण के हमने 5 आधार तय किए हैं और प्रत्येक आधार में कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, अच्छा कंटेंट है। अब यहां पर देखिए आपदा में अगर उत्तराखंड के संदर्भ में हम देखें तो यहां पर जलवायु संबंधी आपदाएं हैं, ठीक, जिनका संबंध कहीं ना कहीं क्लाइमेट से है। उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? उसमें बाढ़, सूखा, हर वर्ष की स्थिति है ये कि जब बरसात का समय होता है, मानसून का समय, तो पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति विद्यमान रहती है और जब ग्रीष्मकाल का समय होता है, ठीक, उस समय बहुत सारे इलाकों में जल स्रोत सूख जाते हैं तो वहां पर सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। उत्तराखंड का जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पर हिमस्खलन की काफी घटनाएं देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ बरसात के मौसम में यहां पर क्लाउड बस्टिंग्स जैसी बादल फटना जैसी घटनाएं वही बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आती है। कई बार हम देखते हैं ओलावृष्टि के रूप में, जिससे कई बार किसानों की फसलें खराब हो जाती है, असमय बरसात होना, ठीक, वर्षा के साथ जो है ओले पड़ना। इसके अलावा बिजली का, जिसको हम एक प्रकार से वज्रपात कहते हैं, ये भी बहुत खतरनाक घटना है। इससे भी जीव जंतुओं के साथ साथ जो वृक्ष हैं या जो संपत्ति है या जो मानव है उनको काफी इससे नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे भी हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा ठंडे मौसम में यहाँ पर, क्योंकि वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र है, शीत ऋतु का समय होता तो यहाँ पर जो है ठंडी हवाएं चलती हैं जो कष्टदायक होती हैं। और इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु का समय अगर देखा जाए तो जो उत्तराखंड का जो मैदानी इलाका है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जो इलाके हैं, वहां पर गर्मियों के मौसम में जो है लू जैसी हानिकारक हवाएं भी चलती हैं। तो ये शीत लहरी हो शीत ऋतु में या लू जो ग्रीष्म ऋतु में जिसका संबंध है, ये दोनों ही स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। इन एग्जाम्पल्स को हमने लिया है जलवायु संबंधी आपदाओं, ये उत्तराखंड में आपदाओं का एक वर्गीकरण। दूसरा, अगर हम भूमि संबंधी आपदा के संदर्भ में देखें तो भूमि संबंधी में भूकंप और भूस्खलन को लिया गया है। ठीक, तो इस वर्गीकरण में अर्थक्वेक और लैंडस्लाइडिंग को हमने जो है भूमि संबंधी आपदाओं की कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके अलावा इन्हीं कारणों से बांध जैसे टूटने की जो घटनाएं होती है या हो सकती है, उसको भी हमने इसी वर्गीकरण के आधार में लिया हुआ है। इसके अलावा कुछ दुर्घटना संबंधी आपदाएं हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, चाहे वो वनों में आग लगने की घटना हो या किसी प्रतिष्ठान या फैक्ट्री में आग की घटना हो। इसके अलावा जो विस्फोट की घटनाएं हैं, जैसे निर्माण कार्यों को लेकर के, जैसे हाईवेज बन रहे हैं तो वहां पर विस्फोट की घटनाएं भी सामने आती है, वो भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइडिंग का कारण बन सकता है।
इसके अलावा समय समय पर सड़क और रेल दुर्घटनाएं इस प्रदेश में काफी होती है। हालांकि सड़क जो दुर्घटनाएं हैं, खासकर जो पहाड़ी मार्ग है, यहाँ पर ये काफी संवेदनशील बातें हैं। तो इसको हमने लिया है दुर्घटना संबंधी आपदाओं में। इसके अलावा जो जैविक आपदा का जो हमने वर्गीकरण किया है, इसको भी हमने एक आधार माना है। तो जैविक आपदा में जैसे महामारी का दौर है, ठीक, तो जैसे महामारी कभी डेंगू आ जाता है, कभी हैजा की समस्या आ जाती है, ये जैसे आजकल का बड़ा कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे भी उत्तराखंड अछूता नहीं है। तो इस महामारी को हमने एक जैविक आपदा के एग्जाम्पल्स के रूप में लिया है। इसी प्रकार कीटों का प्रकोप भी समय समय पर चलता रहता है, जो कि खड़ी फसल, तैयार फसल को एकदम से क्या कर देती है, खराब कर देती है। पशुओं में भी काफी महामारी देखने को मिल सकती है। और एक और हमने यहाँ पे लिखा है जहरीली शराब, ये काफी समस्या है, खासकर जो मैदानी इलाके हैं और जो बहुत इंटीरियर जो पर्वतीय इलाके हैं, तो जहरीली शराब से भी काफी लोगों की मृत्यु देखने को मिलती है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हमने जैविक आपदा के रूप में लिया हुआ है। इसके अलावा जो अंतिम वर्गीकरण उत्तराखंड में आपदा के संदर्भ में है वो है जोखिम संबंधी, ठीक। तो ये एक प्रकार से औद्योगिक और रासायनिक आपदाएं हैं और ये खासकर उन क्षेत्रों में ही घटित होती हैं या हो सकती है जो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल एरिया हो। जैसे उत्तराखंड में सिडकुल का एरिया है, तो वहां पर औद्योगिक और रासायनिक आपदाओं के लिहाज से वो क्षेत्र भी काफी संवेदनशील होता है। तो इस तरीके से हमने 5 आधारों पर उत्तराखंड में आपदा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर कीजिए। इसके अलावा हम बात करें तो उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके लिए हमने यहां पर अभी तक क्या किया, सरकारी प्रयास किए हैं, ठीक। और पहला इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन का जो मॉडल है वो ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर यहां पे रखा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया मॉडल भी इसको कहते हैं और इसीलिए उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर अलग से आपदा प्रबंधन विभाग का भी क्या हुआ है, गठन हुआ है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा क्या क्या सरकारी प्रयास आपदा, किसी भी प्रकार की जो ये आपदा है उसके लिहाज से क्या क्या सरकारी प्रयास या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या प्रावधान उसके लिए है। तो पहली चीज तो यह है कि उत्तराखंड में जितने भी जिलों के जिलाधिकारी हैं उनको आपदा प्रबंधन कोष के लिए 50 लाख रुपए उनको प्रदान किया जाता है। दूसरी व्यवस्था इसमें यह है कि जो नदी तटों के समीप यहां पर निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ठीक, या फिर जो नदी तट है वहां से 200 मीटर तक की जो दूरी का जो क्षेत्र है वहां पर भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी यहां पर कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात हो या आपदा प्रक्रिया निधि फंड की बात हो या आपदा न्यूनीकरण निधियों का इसमें गठन किया गया है। और इन सबके साथ साथ जो हमारा आज का टॉपिक इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एनडीआरएफ। तो एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का उत्तराखंड में गठन हुआ है 2013। तो एसडीआरएफ की उत्तराखंड के आपदा के संदर्भ में क्या भूमिकाएं हैं, ठीक, वो किस तरीके से उसकी टीम्स काम करती है, ठीक, एसडीआरएफ में कौन कौन से लोग शामिल हैं, ठीक, इसकी मुख्य भूमिका क्या है और इसकी एकमात्र बटालियन उत्तराखंड में कहां स्थित है। अब उसके बाद हम एसडीआरएफ पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग एसडीआरएफ को थोड़ा सा समझेंगे, खासकर उत्तराखंड एसडीआरएफ के संदर्भ में। तो उत्तराखंड क्योंकि आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील है, यहाँ पर समय समय की कई प्रकार की आपदाएं आती रही हैं, ठीक। खासकर यहाँ की जो सबसे बड़ी आपदा थी वो थी केदारनाथ त्रासदी के रूप में। तो फिर उसी आपदा के लिहाज से या भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए महसूस की गई कि उत्तराखंड में भी एनडीआरएफ के तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया जाए। तो एसडीआरएफ का फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी अपनी एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है, ठीक। और जब उत्तराखंड सरकार को इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि उत्तराखंड में इस प्रकार की फोर्स होनी चाहिए ताकि वो आपदा के समय त्वरित कार्रवाई कर सके, राहत और बचाव का कार्य कर सके, पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान कर सके,
तो इसीलिए 9 अक्टूबर 2013 में उत्तराखंड सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया और उसी शासनादेश के द्वारा उत्तराखंड में 2 जो टीम है एसडीआरएफ की उसके गठन को स्वीकृति इसमें प्रदान की गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि इसके पहले चरण में फरवरी 2014 में कुछ कर्मचारियों की जो कि विशेषकर पुलिस बल से जुड़े हुए हैं, तो 2014 में जब एसडीआरएफ का प्रथम चरण में गठन हुआ तो इसमें कुछ लोगों की इसमें डेपुटेशन के आधार पर और योग्यता के आधार पर नियुक्ति हुई। तो अगर योग्यता थी तो उनको प्रतिनियुक्ति दी गई एसडीआरएफ में, और उसमें से जैसे नागरिक पुलिस या जैसे पीएसी, आईआरबी वायरलेस, फायर सर्विस, अन्य आनुषंगिक जो इकाई हैं पुलिस की, तो इन क्षेत्रों से जो पहले से कार्यरत लोग थे इन सेवाओं में, यहां से योग्यता के आधार पर इनको ऑन डेपुटेशन जो है एसडीआरएफ में इनको नियुक्त कर दिया गया। यहां से उत्तराखंड में एसडीआरएफ की एक प्रकार से शुरुआत हुई। 2013 में शासनादेश है और फर्स्ट चरण में एसडीआरएफ का एक टीम गठित हो गई। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि उत्तराखंड में एसडीआरएफ की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एसडीआरएफ की अभी एकमात्र एक ही बटालियन है, और यह बटालियन केवल देहरादून का जो जौलीग्रांट क्षेत्र है, तो देहरादून के जौलीग्रांट में ही उत्तराखंड के एकमात्र एसडीआरएफ की बटालियन स्थित है। ठीक, और इस बटालियन में कुल 6 कंपनियां हैं, यानी कि इस बटालियन को 6 कंपनियों में बांटा गया है और प्रत्येक कंपनी में 152 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अभी तक तो उत्तराखंड की एसडीआरएफ की केवल एकमात्र बटालियन देहरादून के जौलीग्रांट में है, और वो एक बटालियन 6 कंपनियों में विभाजित है और प्रत्येक कंपनी में कुल 152 कर्मचारी कार्यरत हैं। ठीक, चलिए अब इसका अंतिम पार्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में एसडीआरएफ की जो संरचना है इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम, डीप डाइविंग टीम, ट्रेनिंग की जो टीम है ये अलग से है, इसमें कम्युनिटी अवेयरनेस टीम है, और इसके अलावा कैनाइन टीम। तो 5 टीम अलग अलग उत्तराखंड एसडीआरएफ की है। इसमें से जो पहली टीम है वो हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम के नाम से है, यानी कि जो उच्च जो क्षेत्रों में अगर हम बात करें, जो तुंगता वाले क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगर कोई पर्यटक या जो पर्वतारोही कहीं पर फंस जाता है आपदा के लिहाज से, तो वहां पर एसडीआरएफ क्या करती है, उन पर्वतारोहियों को या उन पर्यटकों को बचाने का कार्य करती है। तो यहां पर एसडीआरएफ की मुख्य भूमिका है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो नेपाल का, माउंट सतोपंथ हो चमोली जिले का, माउंट भागीरथी उत्तरकाशी, माउंट कुन ये कारगिल क्षेत्र में है, या माउंट लोवाची ये भी नेपाल में है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके अलावा कहीं भी ऐसी कोई अगर कोई पर्वतारोही फंसता है, ठीक, तो वहां पर उसके लिए एसडीआरएफ की एक अलग टीम है, उसको कहा जाता है हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम। तो वहां पर जो है ये टीम रेस्क्यू करके जो है उन लोगों को जो आपदा से पीड़ित हैं वहां पर उनको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और उनको सही स्थान पर या सुरक्षित स्थान पर क्या है भेज देती है। ठीक, इसके अलावा एसडीआरएफ की एक टीम है डीप डाइविंग टीम, और इसकी भी 2 श्रेणियां हैं। एक तो है रनिंग वाटर रेस्क्यू के हिसाब से नदी, और दूसरा है स्टिल वाटर रेस्क्यू के हिसाब से कोई झील की बात कर सकते हैं या ठहरा हुआ जल है। अगर रनिंग वाटर बहते हुए जल में या स्थिर जल में अगर कोई व्यक्ति डूबता है किसी कारण से, खासकर बाढ़ आदि के समय, तो उसके लिए अलग से डीप डाइविंग टीम का गठन इस एसडीआरएफ के रूप में किया गया है। तो वहां पर ये डीप डाइविंग टीम जो है रनिंग वाटर रेस्क्यू और स्टिल वाटर रेस्क्यू दोनों का ही कार्य संपादित करती है। तो ये भी अपने आप में एक एसडीआरएफ का एक पार्ट है। ठीक, इसके अलावा एसडीआरएफ की अपनी एक ट्रेनिंग टीम है, और इस ट्रेनिंग टीम का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये टोटल 55 टीम है, 55। ठीक, और ये 55 जो टीमें हैं, ये 55 टीमें एक प्रकार से रिजर्व हैं। ठीक, लेकिन इसके अलावा जो 11 टीम है ट्रेनिंग टीम में वो क्वालिफाइड है,
यानी कि ये हमेशा तत्पर हैं, ये हमेशा तैयार हैं, और ये हमेशा बाकी 55 क्या है वो रिजर्व हैं, और जो बाकी 11 है ये हमेशा क्या है तैयार हैं किसी भी आपदा की कंडीशन में। तो ये ट्रेनिंग टीम अलग से रखी गई है, और ये ट्रेनिंग टीम किस चीज के लिए है, ताकि जो स्थानीय समुदाय को जो है विभिन्न आपदाओं से लड़ने के लिए कुछ प्रशिक्षण या कुछ गुर इसमें सिखाए जा सके। इसके अलावा एसडीआरएफ सामाजिक चेतना का भी काम करती है कि जो आपदा से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर हमेशा एक अवेयरनेस टीम भी काम करती है उन इलाकों में, ठीक। और वो कम्युनिटी अवेयरनेस टीम के हिसाब से जो टोटल एसडीआरएफ की संरचना है उसका जो 60% जो टोटल फोर्स के जो लोग हैं वो कम्युनिटी अवेयरनेस टीम के रूप में भी काम करते हैं, ताकि लोगों को वो जागरूक कर सके आपदा के संदर्भ में कि कहां पर बसना है, कहां पर नहीं बसना है, या इस प्रकार की अगर आपदा आती है तो आपको प्राथमिक रूप से किस प्रकार का वहां पर कार्य करना है, आपको कैसे सुरक्षित होना है। तो उसके लिए एसडीआरएफ की एक कम्युनिटी अवेयरनेस टीम भी गठित है। और इन सबके साथ साथ एसडीआरएफ की एक कैनाइन टीम भी होती है, जिसमें डॉग के साथ हैंडलर भी होते हैं, ठीक है। और इन डॉग्स और इन हैंडलर का काम क्या होता है जो कैनाइन टीम के रूप में है, कि जैसे मान लिया जाए कोई आपदा आई, ठीक, और आपदा में कोई शव जो है कहीं पर मलबे में दबा हुआ है, तो उन शवों की खोज करने के लिए हमेशा क्या होता है एक प्रकार से डॉग और हैंडलर के साथ जो है कैनाइन टीम भी एसडीआरएफ में मौजूद होती है, ठीक। इस तरीके से हमने उत्तराखंड के एसडीआरएफ को बांटा है, जो आपदा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स मानी जाती है। तो जैसे एनडीआरएफ की अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में, तो एनडीआरएफ में जो है एक प्रकार से जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ के जवान उसमें शामिल होते हैं एनडीआरएफ में। उसी प्रकार उत्तराखंड एसडीआरएफ की अगर बात करें तो उत्तराखंड एसडीआरएफ भी एक पुलिस की संरचना में है। तो पुलिस के ही जो लोग हैं विभिन्न श्रेणियों के, वहां से वो डेपुटेशन पे जाकर के है उत्तराखंड एसडीआरएफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। तो ये था दोस्तों आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपदा। उत्तराखंड में आपदा का वर्गीकरण काफी महत्वपूर्ण है, और उसके अंत में हमने पढ़ा उत्तराखंड में एसडीआरएफ की भूमिका या एसडीआरएफ की संरचना, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।